हेलो फ्रेंड्स, चलो 11th स्टैंडर्ड का फोर्थ टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, जिसे रेफरेंस बुक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये नाम से जाना जाता है। NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रेफरेंस बुक में ये टॉपिक का नाम है, जिसे अपन यहाँ पे फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स टॉपिक में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये जो रेफरेंस बुक में नाम है, इसके अलावा ये टॉपिक में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द कोलिजन। ठीक है ना बेटा। चलो, तो न्यूटन के 3 लॉ, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, 8th 9th स्टैंडर्ड से आप ये पढ़ते आ रहे, ठीक है ना। चलो इसे रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line. Everybody tends to, everybody tries to continue its state of rest or state of uniform motion along a straight line, unless it is acted upon by an external unbalanced force. यानी हर एक बॉडी अपना स्टेट कंटिन्यू करना चाहता है। 2 स्टेट में बॉडी हो सकता है, एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ मोशन। यानी कोई बॉडी अगर मोशन में है तो रेस्ट में नहीं हो सकता, कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में नहीं हो सकता। 2 ही स्टेट्स, बॉडी के पोजीशन के 2 ही स्टेट्स बोल रहा मैं आपको, ठीक है ना। कंट्री के स्टेट्स नहीं बोल रहा मैं, बॉडी के पोजीशन के 2 स्टेट। एक तो बॉडी रेस्ट में हो सकता है या तो बॉडी मोशन में हो सकता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जब तक कि वो बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता नहीं है। वाई दिस हैपन्स? दिस हैपन्स ड्यू टू inertia. First law gives us an idea about the inertia of a body. बॉडी का खुद का inertia है, जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता नहीं है। तब तक वो मोशन में नहीं आएगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है। और बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग द स्ट्रेट लाइन तो बॉडी तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता नहीं है, यानी रेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है। सो फर्स्ट लॉ गिव्स अस एन आइडिया अबाउट इनर्शिया। फर्स्ट लॉ अपने को आइडिया देता है, काय के बारे में आइडिया देता है बेटा? इनर्शिया, बॉडी को खुद का अपना इनर्शिया है। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ से अपने को फोर्स का फॉर्मूला मिलता है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी अपन मोमेंटम बोलते हैं इसका मतलब लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम 2 टाइप का है, लीनियर, एंगुलर। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। मगर लीनियर मोमेंटम बोलते समय बार बार अपन लीनियर वर्ड यूज करते नहीं है, ठीक है ना। मोमेंटम बोला इसका मतलब लीनियर मोमेंटम। वेलोसिटी, 2 टाइप का वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर बोलना ही पड़ेगा, एंगुलर लिखना ही पड़ेगा। मगर लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर लिखा या बोला
तो भी चलेगा, नहीं बोला तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो बार बार अपन वेलोसिटी बोलते हैं, इसका मतलब इट इज नथिंग बट लीनियर वेलोसिटी। चलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, क्या चीज बोल रहा मैं बेटा आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to applied force and takes place in the direction of force, and takes place in the direction of force, यानी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के जैसा ही रहेगा। चलो अब अपन कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, जिसका मास है स्मॉल m, और वो बॉडी मोशन में है विथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u, then we have to apply some force on that body for small time interval t, then its velocity changes to vector v। तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बाद में का माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज वेक्टर p2 माइनस वेक्टर p1। रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, दैट इज वेक्टर f, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स। तो मोमेंटम बेटा अपन ने मोमेंटम का डेफिनेशन पढ़े है, ठीक है ना। मोमेंटम इज नथिंग बट व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस इज फाइनल मोमेंटम। सो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसे इज इक्वल टू बोला तो कांस्टेंट लिया जाएगा k, and if we take momentum in SI unit, then the value of k is 1, then the value of k is 1, तो वेक्टर f is equal to क्या बचा बेटा, mv माइनस mu अपॉन t, m को कॉमन निकालते हैं तो वेक्टर v माइनस वेक्टर u डिवाइडेड बाय t। थोड़ा सा याद करो ये टर्म क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन। सो वेक्टर f इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर a, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या चीज बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला है फोर्स का, दिस इज द रिजल्ट टू फाइंड फोर्स। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से अपने को बेटा क्या मिलता है, फोर्स मिलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना बेटा। फिर न्यूटन का आता है थर्ड लॉ, तीन लॉ है मोशन के न्यूटन के, ठीक है। थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, to every action there is an equal and opposite reaction। या तो बेटा इसे अपन ऐसा बोल सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट,
एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एक फोर्स, रिएक्शन भी एक फोर्स है। एक्शन एक फोर्स है तो रिएक्शन भी एक फोर्स है, यानी हर एक्शन फोर्स को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स रहेगा। इट मीन सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा न्यूटन का कहना है। एक फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। जब अपन एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का दूसरा फोर्स रहेगा। अब सिंपल बात है, समझो अपन ने बॉल लिया, ये बॉल को अपन दीवार पे ऐसे फेंकते हैं तो वहाँ से बाउंस होके वापिस आता है। क्यों? क्योंकि बॉल को दीवार पे फेंका तो बॉल दीवार पे फोर्स लगा रहा, तो उतना ही फोर्स दीवार लगा रहा इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना बेटा? टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहेगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे स्टेट करता है बेटा। अब अपने को और एक सिंपल छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करना है, इम्पल्स ऑफ फोर्स। क्या चीज़ बेटा? इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो ये चीज़ें तो अपन ने अभी डिस्कस किए। अब इम्पल्स ऑफ फोर्स यानी यहाँ अपने को टाइम इंटरवल अगर फाइंड करना है, जैसे कि बैट्समैन बॉल को हिट करता है, सो इंटरैक्शन बिटवीन बॉल एंड बैट इज फॉर वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल। जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल और बैट के बीच में जो इंटरैक्शन है यानी कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट बहुत कम टाइम के लिए है। वी कांट फाइंड दिस टाइम for which the contact take place, and because of which the term impulse of force is introduced here. या तो एक खिला लिया है ना, इसे ऐसे दीवार पे लगा दिए और हैमर से उसको ड्राइव कर रहे अपन, अंदर घुसा रहे दीवार के अंदर। नेल खिला मालूम है ना, तो हैमर से उसे अंदर घुसा रहे, तो हैमर और वो खिला ये दोनों का कांटेक्ट बहुत कम टाइम के लिए हो रहा, एंड फोर्स इज वेरिंग। स्टार्टिंग में अपन कम फोर्स लगाएंगे, फिर ये फोर्स बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, है ना। जैसे जैसे खिला अंदर जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ विच we have to discuss here about the term impulse of force. तो m मास वाला बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v, फोर्स f अप्लाई किया फॉर टाइम इंटरवल स्मॉल t। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार, by using the Newton's second law we get this formula, vector F is equals to what? Vector P2 minus vector P1 upon T, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। ये T को इधर लेके आओ, वेक्टर F इंटू T इज इक्वल टू व्हाट? वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1, दैट इक्वल्स टू व्हाट? M वेक्टर V माइनस M वेक्टर U, मीन्स व्हाट? चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस टर्म इज नोन एज व्हाट? Impulse of force. So impulse of force is equal to change in momentum. Impulse of force is nothing but what here? Change in momentum. Impulse of force का मतलब क्या हुआ बेटा? Change in momentum. तो इसका ऐसा यूनिट बेटा क्या आएगा? यहाँ से किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या तो यहाँ से देखा न्यूटन सेकंड, दोनों का मतलब सेम है।
ठीक है। डायमेंशंस बेटा क्या आएंगे, m1 L1 T-1। बोले CGS यूनिट बताओ तो क्या आएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, या तो बोलेंगे डाइन सेकंड। CGS यूनिट ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स, क्या चीज बेटा, इम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अरे ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपने को फोर्सेस के टाइप्स यहां पे डिस्कस करना है। बेसिकली फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली फोर्सेस दो टाइप के हैं। बेसिकली बोल रहा मैं, फोर्सेस है दो टाइप के, रियल फोर्स एंड सीडो फोर्स। रियल फोर्स एंड सीडो फोर्स। रियल फोर्स और दूसरा बेटा सीडो फोर्स। रियल फोर्स एंड सीडो फोर्स। अब रियल फोर्स किसे कहा गया है बेटा, अ फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। The force which is produced, the force which is produced due to interaction between the objects or bodies, the force which is produced due to interaction between bodies or objects is known as what beta, is known as a real force। और सीडो फोर्स क्या चीज है, pseudo force is nothing but imaginary force. It is nothing but what? Imaginary force. Imaginary force है ये, which does not produce due to interaction between bodies. Which does not produce due to interaction between bodies. Which does not produce due to known interactions like gravitation, electromagnetic, न्यूक्लियर एटसेट्रा। ऐसे नॉन इंटरैक्शन की वजह से जो प्रोड्यूस नहीं हुआ, ऐसा फोर्स यानी सीडो फोर्स। अब देखो बेटा, जब अपन पहले मैं आपको रियल एग्जाम्पल का एक आधा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ है और ये मून है। दिस मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट प्रोवाइड्स व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये दो बॉडीज के बीच में का अट्रैक्टिव फोर्स है। दिस इज द फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, सो इट इज नोन एज रियल फोर्स। या तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स रहते हैं और जो न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इन्हें एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखने वाला जो फोर्स है,
इट इज नथिंग बट व्हाट, न्यूक्लियर फोर्स। अरे प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ रह नहीं सकता, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, मगर इन्हें बाइंड करके रखने वाला एक फोर्स है। दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट बेटा, न्यूक्लियर फोर्स, विच इज रियल फोर्स। अब इमेजिनरी फोर्स यानी सीडो फोर्स का एग्जांपल अगर अपन देना चाहें, ये न्यूटन के लॉ अप्लाई करने के लिए कंसीडर किया गया इमेजिनरी फोर्स है। एक्सपीरियंस होता है, इसका एक्सपीरियंस तो होगा मगर नॉन इंटरेक्शन की वजह से ये प्रोड्यूस नहीं होता है। बोले एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि समझो अपन एखादे बस में ऐसे खड़े हैं और बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, बस को अचानक ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद बेटा क्या होता है, अपन ऐसे सामने की तरफ झुकते हैं। क्यों? ड्यू टू एनर्शिया, ड्यू टू एनर्शिया। अपना बॉडी नहीं चाहता कि जो यूनिफॉर्म मोशन है ना, वो अपना बॉडी क्या चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। अभी तो अपन ने पढ़े फर्स्ट लॉ में, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है एनर्शिया की वजह से। मगर बस का स्पीड अचानक कम हुआ है ना, तो अपने बॉडी का भी स्पीड कम होना चाहिए, मगर बॉडी स्पीड कम करना नहीं चाहता, तो इसीलिए अपन आगे की तरफ झुक जाते हैं। बराबर है ना। या यही बस के ड्राइवर ने सडनली बेटा जर्क लिया, टर्न लिया, तो अपन बाहर की तरफ झुक जाते हैं। दैट फोर्स इज नथिंग बट सीडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। ठीक है ना बेटा। तो ये इमेजिनरी फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स। तो बेसिक कुछ कंसेप्ट्स अपन यहाँ पे फोर्स टॉपिक के डिस्कस किए। आज के लेक्चर के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं। ओके, थैंक यू।